नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के साथ आज एक नई सीरीज शुरू करते हैं। अपन जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। अपन अब राजस्थान की सेवाओं की तैयारी में जुटेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन ने पहला सब्जेक्ट शुरू किया है आर्ट एंड कल्चर का, जिसके अंदर अपन देखते हुए चलेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक। अपन पढ़ने वाले हैं भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य से आपके प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बने थे और किस प्रकार के प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो राजस्थान के एग्जाम्स की ये खासियत होती है कि जो पिछली भर्तियों के अंदर प्रश्न बने थे वो रिपीट होते ही होते हैं। हर कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, बड़े से बड़े आरएएस एसआई कुछ भी उठाकर देख लो, छोटे से छोटे कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। क्वेश्चंस का रिपीटेशन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। तो अपन उसी को आधार बनाते हुए जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके जो प्रश्न बने थे उनको मैं लेके आया हूं। अपन एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन के आधार पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अपन लंबी चौड़ी डिटेल नहीं देखेंगे। एक प्रश्न होगा, उसके आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे और अपन उन 4 ऑप्शंस की आराम से तसल्ली से एकदम आराम से उन सारे ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब सुनिश्चित करें अपनी तैयारी। किस प्रकार सुनिश्चित करें कि मैंने अपनी तैयारी कर ली प्रॉपर। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को प्रैक्टिस करनी है। एज ए प्रैक्टिस अपन इसको चलाने वाले हैं। कैसे चलाने वाले हैं? एज ए प्रैक्टिस अपन इसको चलाएंगे। मेरे को अब प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, भाषा और साहित्य मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है और अब इस टॉपिक से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन उन्हीं प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे। आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आज का पैटर्न है, आजकल का जो एग्जाम्स पैटर्न है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस एक 10 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। अभी एक बार 10 प्रश्न देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार से अपन को संशोधन करते हुए चलना है। तो पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थानी हिंदी साहित्य शब्दकोश के संपादक कौन है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। राजस्थानी हिंदी साहित्य शब्दकोश के संपादक कौन है, और ये प्रश्न आपके पिछली भर्तियों के अंदर बहुत बार पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। पिछली जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है सीताराम लालस, दूसरा ऑप्शन पंडित दामोदर मिश्र भट्ट द्वारकानाथ और चौथा ऑप्शन आपका है श्री कृष्णानंद व्यास। 4 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए अपन प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सीताराम लालस साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश अगर कोई पूछे कि राजस्थानी शब्दकोश किसने बनाया, तो आप क्या कहेंगे कि राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस के द्वारा बनाया गया है। और इन्हें 1977 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा सम्मान इनको मिला? पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। और इनका संबंध अपन को कहां से देखने को मिलता है? इनका बेसिकली संबंध जो है राजस्थान के जालोर जिले से है। राजस्थान के जालोर जिले से इनका संबंध मिलता है। इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया। राजस्थानी शब्दकोश है उसका संकलन किसने किया? संकलन सीताराम लालस साहब के द्वारा किया गया है। 1977 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पंडित दामोदर मिश्र। किनकी बात करते हैं? पंडित दामोदर मिश्र। ये संस्कृत के विद्वान है। कौन है? ये संस्कृत के विद्वान है और इनकी एक रचना है जिनके प्रश्न अपन को अक्सर पूछा जाता है और उसका नाम है वाणी भूषणम। क्या नाम है? वाणी
भूषणम। इनकी एक रचना का आप विशेष तौर से नाम याद रखें कि वाणी भूषणम। अगर कभी भी प्रश्न पूछ ले कि वाणी भूषणम किसकी रचना है तो आप क्या कहेंगे? पंडित दामोदर मिश्र। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है भट्ट द्वारकानाथ। क्या नाम है? भट्ट द्वारकानाथ। भट्ट द्वारकानाथ के बारे में कहा जाता है कि ये सवाई माधो सिंह के दरबारी विद्वान थे। किन के विद्वान थे? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे और माधो सिंह ने इन्हें एक उपाधि से नवाजा था जिसे कहते हैं कि सुरसती। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि सुरसती उपाधि किसे प्रदान की गई थी तो आपका जवाब क्या होगा कि सुरसती उपाधि से भट्ट द्वारकानाथ को सम्मान किया गया था। भट्ट द्वारकानाथ साहब को सुरसती उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब बात करें सवाई माधो सिंह की तो इनकी सवाई माधो सिंह किनके राजकुमार हैं? तो है सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह कौन से? जिन्होंने देबारी समझौता किया था। कौन सा समझौता? कभी भी प्रश्न आपसे बन जाए कि देबारी समझौता किनके बीच में हुआ? देबारी समझौता सब बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। इसकी तिथि आपको याद होनी चाहिए और ये समझौता किन किन के बीच में हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इन सभी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं मोटा मोटी तौर पर आपको बता देता हूं कि देबारी समझौता मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जयसिंह तो आ गए। ये कौन है? जयपुर के तो आपको मैंने बता दिया कि जयपुर के कौन है? सवाई जयसिंह। और मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के कौन से शासक? जोधपुर के अजित सिंह। इन तीनों के बीच में ये समझौता होता है और ये किन के विरुद्ध होता है? तो ये होता है मुगलों के विरुद्ध। किन के विरुद्ध होता है? कि मुगलों के विरुद्ध ये तीनों शक्तियां मिलकर इनका विरोध करेगी, मुगलों का विरोध करेगी। अब इन तीनों के बीच में यह समझौता हो जाता है और इस समझौते के तहत एक और शर्त रखी जाती है कि राणा अमर सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था चंद्रकंवरी, क्या नाम था? चंद्रकंवरी का विवाह किसके साथ में करवाते हैं? सवाई जयसिंह के साथ में करवाते हैं। और वो एक शर्त रखते हैं कि चंद्रकंवरी और जयसिंह से उत्पन्न होने वाला राजकुमार ही अगला जयपुर का क्या बनेगा? राजा बनेगा। और इसके साथ में अजित सिंह ने भी अपनी पुत्री किसके? सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ किया? सूरज कंवरी का विवाह इन्होंने किया सवाई जयसिंह के, जो जयपुर के राजकुमार थे, जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह। इन्होंने अपनी पुत्री भी सवाई जयसिंह के साथ में इन्होंने शादी करवाई थी। लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी थी जैसे कि मेवाड़ बाबा ने रखी थी। सवाई जयसिंह और चंद्रकंवरी से उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम क्या था? माधो सिंह। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि माधो सिंह की माता का नाम और पिता का नाम क्या था तो चंद्रकंवरी और सवाई जयसिंह। ठीक है। और सूरज कंवरी और जयसिंह के पुत्र का नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। वो अब एक इतिहास का टॉपिक है, उसके बारे में अपन आगे और नहीं पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भट्ट द्वारकानाथ की एक पुस्तक है, उनका नाम उसका नाम का तो अपन जिक्र ही नहीं किया, अपन इतिहास के अंदर चले गए। उनकी पुस्तक का नाम है राग चंद्रिका। इनकी पुस्तक का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखना, राग चंद्रिका। क्या नाम है? राग चंद्रिका। और इनके साथ में एक और पुस्तक है जिसका नाम आप वो याद रख सकते हैं, राग चंद्रिका और कह सकते हैं बारी वैराग्य। क्या नाम है? बारी वैराग्य। अब देखो पुस्तक का नाम क्या है? राग चंद्रिका। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि राग कल्पद्रुम किसकी है, सेम नाम आ रहा है, राग चंद्रिका और राग कल्पद्रुम, बस इतना सा चेंज आ रहा है इस पुस्तक के अंदर नाम में। तो अगर आपसे पूछ ले कि राग चंद्रिका किसकी है तो आप कहेंगे भट्ट द्वारकानाथ की, और राग कल्पद्रुम किसकी है तो आप कहेंगे श्री कृष्णानंद व्यास की। ये दोनों सेम मिलते जुलते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे श्री कृष्णानंद व्यास को ऑप्शन के अंदर रखा है। हालांकि ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे राग वाले को एक जगह पे ले लिया। ठीक है। तो अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थानी हिंदी साहित्य शब्दकोश के संपादक कौन है? जैसे कि अपन ने चर्चा की थी कि राजस्थानी शब्दकोश के संपादक कौन है, तो कौन है? सीताराम लालस। तो उसी प्रकार राजस्थानी हिंदी साहित्य
शब्दकोश के भी संपादक कौन है? सीताराम लालस। और इस प्रश्न का अ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, इतनी सी बातें इन सभी कवियों से आपको याद होनी चाहिए। सीताराम लालस की पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थानी शब्दकोश। इनकी एक और पुस्तक है जिन्हें कहते हैं राजस्थानी हिंदी वृद्ध शब्दकोश। ठीक है, और इनको 1977 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला। इनका संबंध जालोर जिले से देखने को मिलते हैं। पंडित दामोदर मिश्र, इनके बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत के विद्वान थे और इनकी पुस्तक का नाम है वाणी भूषणम। फिर अपन ने देखा था भट्ट द्वारकानाथ। भट्ट द्वारकानाथ सवाई माधो सिंह के दरबारी विद्वान थे। सवाई माधो सिंह कौन? सवाई जयसिंह के राजकुमार। सवाई जयसिंह कौन से? जिनके साथ में जिन्होंने दो राजाओं के साथ में मिलकर देवारी समझौता किया था। दो राजा कौन कौन से? मेवाड़ के राणा अमर सिंह और जोधपुर के शासक राजा अजीत सिंह। इस देवारी समझौते के अंदर यह तय किया गया था कि 30 वर्षीय संघर्ष के बाद राणा राव अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाएंगे। इन दोनों ने मिलकर कि राजा सवाई अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने में अपन इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आपको इसके संबंध में याद होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने ये: गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, कविराजा श्यामल दास या फिर G.A. ग्रियर्सन। ऑप्शन की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर अपन इस का आंसर देखेंगे। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनकी 1-2 किताबें हैं जिनको आपको याद होना ही होना चाहिए, जैसे कि प्राचीन लिपिमाला आपसे पूछ ले कि प्राचीन लिपिमाला किसकी रचना है, या फिर आपको पूछ ले राजस्थान का इतिहास, या पूछ ले राजपुताने का इतिहास, या आपसे पूछ ले सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही का इतिहास। ठीक है, इतनी सी बातें आपको इनके संबंध में याद रखनी है। इनके बारे में गौरीशंकर हीराचंद ओझा की 3 पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पुस्तकों का नाम जरूर याद रखना। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड कौन थे। ये सन 1917-18 के अंदर ये सन 1817-18 के अंदर उदयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में आते हैं। इससे पहले ये उत्तर भारत के और पश्चिमी भारत के पॉलिटिकल एजेंट बने हुए थे। 1817-18 के अंदर ये राजस्थान आते हैं और यहाँ पे उदयपुर और आसपास के क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं। पॉलिटिकल एजेंट का काम क्या होता है कि राजा और गवर्नर के बीच का स्तंभ। ठीक है, राजा और गवर्नर जनरल, जो भारत का सर्वोच्च सत्ता, ब्रिटिश का जो सर्वोच्च पद भारत के अंदर था, उसे अपन कहते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उन दोनों की बीच की कड़ी कौन थी? पॉलिटिकल एजेंट। अगर राजा को गवर्नर जनरल से कोई बात करनी है तो वो पॉलिटिकल एजेंट को बताता कि हमें गवर्नर जनरल से बात करनी है, आप हमारी बात करवाइए। अगर गवर्नर जनरल को राजा को कोई नोटिस या कोई बात करनी होती थी तो इन दोनों के बीच की कड़ी बनकर दोनों की मध्य भूमिका निभाता है। तो इनके पास कुछ ज्यादा काम होता नहीं है, ये बिजी लोग नहीं होते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड को क्या हुआ कि ये उदयपुर के अंदर थे। उदयपुर के अंदर इन्होंने अनोखी चीजें देखी, तो इनकी रुचि उदयपुर और राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा इनकी जागृत हुई। फिर इन्होंने घूम के हर चीजों की रिसर्च स्टार्ट की, और जब इनकी रिसर्च और ये पूरी तरह से राजस्थान के अंदर खो गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि कहीं कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान या भारतवासियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र ना कर दे। तो इनको इन्हीं शक के आधार पर उन्होंने इनको 5 साल का कार्यकाल पूरा करके तुरंत इनको इंग्लैंड भेज दिया था। फिर इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने अपनी पुस्तक जो भी इन्होंने रिसर्च की थी, जो भी इनके पास मैटर था, उनको संकलित किया, उनको एकत्रित किया और अपनी पुस्तक बनाई। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़। ठीक है, इनकी बहुत पुस्तक है, 2-3 पुस्तक है जिनको आपको नाम याद रखना है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सन 1718 के अंदर उदयपुर संभाग के उदयपुर के आसपास वाले एरिया के ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बनकर आते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। बात करते हैं कविराजा श्यामल दास की। कविराजा श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। अब वीर विनोद के अंदर कहा गया है कि राणा कुंभा, मेवाड़ के राणा कुंभा, कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर छोटे मोटे दुर्गों को सभी को काउंट कर ले तो वहां पे 84 दुर्ग मिलते हैं। कितने दुर्ग मिलते हैं, 84 दुर्ग मिलते हैं। और इस वीर विनोद के अंदर ये कहा गया कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किन्हें कहा गया, राणा कुंभा को। कि जो मेवाड़ के अंदर ये 84 दुर्ग छोटे बड़े देखिए तो ये कहां पर है, ये मेवाड़ के अंदर है। कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है, 32 दुर्गों का निर्माता है राणा कुंभा। कौन है, राणा कुंभा। ये जानकारी अपन को कहां से मिलती है, श्यामल दास के वीर विनोद के अंदर। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अंदर अपन को इसकी जानकारी मिलती है। जीए गिरिसन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक पुस्तक कब लिखी थी, इसकी तारीख जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरा याद रखना। अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने जो भी अपनी पुस्तकें लिखी वो सारी इंग्लैंड जाने के बाद लिखी। कब लिखी, इंग्लैंड जाने के बाद लिखी इन्होंने। और इनका संपादक भी इनकी मृत्यु के बाद हुआ 1839 के अंदर। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर। और ये जीए गिरिसन साहब की पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, तो वो पहले विद्वान थे जीए गिरिसन, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। क्या नाम है इनका पूरा नाम, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन इनका पूरा नाम है। और इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि ये रचना किसकी है, तो ये रचना है बीकानेर के राजा कल्याणमल। कौन है, बीकानेर के राजा कल्याणमल। और कल्याणमल कौन है, जिन्होंने बीकानेर की तरफ से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर की तरफ से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन है, कल्याणमल। और कल्याणमल के पुत्र का नाम है पृथ्वीराज राठौर। क्या नाम है, पृथ्वीराज राठौर। और ये पुस्तक इनकी है, ये पृथ्वीराज राठौर की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, पृथ्वीराज राठौर की पुस्तक है, बेली कृष्ण रुक्मणी की। ये किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये किस भाषा का ग्रंथ है, ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है, ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। और इस बेली कृष्ण रुक्मणी की ये किसका ग्रंथ है आपको पूछ ले तो ये पृथ्वीराज राठौर का ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौर किसके पुत्र है, कल्याणमल के पुत्र है। और अगर दादा का नाम पूछ ले तो आप कहेंगे राव जयसी। क्या नाम है, राव जयसी के पुत्र कौन, कल्याणमल। और कल्याणमल के पुत्र कौन, तो पृथ्वीराज राठौर। वह कहता कि जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो राजस्थान की सभी रियासतों से जो उनके राजा महाराजा थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए नागौर दरबार में जाते हैं। कल्याणमल भी गया, कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौर को अकबर की सेवा में मुगल दरबार में भेज दिया। जब मुगल दरबार में ये थे तो ये अपनी काव्य कृति में बिजी थे और इन्होंने अनेकों कृतियों की रचना की थी, जिनके अंदर अपन पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा था पीथल, दशम भागवत राधुआ, गंगा लहरी, कल्ला राय मल्होत्री, कुंडलिया। इनकी अनेक रचनाएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वीराज राठौर मुगल दरबार में थे और अकबर ने इनको गागरम दुर्ग की जागीर दे दी। कौन से दुर्ग की जागीर दे दी, गागरम दुर्ग की इन्होंने पृथ्वीराज राठौर को जागीर दी और ये गागरम चले गए।
गागौन जाने के बाद ये अपने काव्य कृतियों फिर से मस्त मगन, और इन्होंने इसी दुर्ग के अंदर इस ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की? वेली कृष्ण रुक्मणी। कभी भी आपसे पूछ ले कि जब पृथ्वीराज राठौड़ गागौन दुर्ग के अंदर थे उस समय उन्होंने किस ग्रंथ का निर्माण किया था, किस ग्रंथ को लिखा था, किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आप क्या कहेंगे कि वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, तो ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? आपको प्रश्न लिखा है कि सुमेलित कीजिए राम रंजान, लीलटांस, पग फेरो। आपके सामने ऑप्शन है मणिमधुकर, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। अपन के सामने देखने को मिलता है सूर्यमल मिश्रण। ये सूर्यमल मिश्रण होता है ना कि मिश्रण। अपन को किताबों के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है मिश्रण, तो ये मिश्रण नहीं होता, क्या होता है? मिश्रण ही होता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। तो पग फेरो किसकी है? मणिमधुकर की। राम रंजान किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और लीलटांस किसकी है? राम रंजान किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। और लीलटांस किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। इतनी सी बातें आपको इनकी याद रखनी है। इनमें से जो सूर्यमल मिश्रण है और कन्हैयालाल सेठिया है, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं आपको मुक्त जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पुस्तकों के प्रश्न हर बार रिपीट होते ही होते हैं। ये रिपीट करने वाले कवि हैं, मतलब इनकी किताबों के नाम अपन को हर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण आप सभी को याद होने चाहिए। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम मैं आपके सामने लिख लेता हूं। सूर्यमल मिश्रण के बारे में कहा जाता है कि ये बूंदी राज्य के शासक थे। ये बूंदी राज्य के राम सिंह फर्स्ट, राजा का नाम क्या है? राम सिंह फर्स्ट। बूंदी राज्य के राम सिंह फर्स्ट इनके ये दरबारी कवि थे। इनकी पुस्तक की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वंश भास्कर। अच्छा, इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि इनका एक दत्तक पुत्र था जिनका नाम था मुरारीदान। क्या नाम था? मुरारीदान। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें वंश भास्कर, सत्तीरासो, वीर सतसई। क्या नाम है? वीर सतसई। और बोले तो कौन सी है? धातु रूपावली। इनकी अनेकों रचनाएं हैं। मुरारीदान के बारे में कहा जाता है कि जो इनकी वीर सतसई रचना है ये कंप्लीट किसने की? तो ये इनके मुरारीदान ने इस रचना को कंप्लीट किया था। इनकी एक और किताब है जिनका नाम है बलवंत विलास। क्या नाम है? बलवंत विलास। इनकी अनेकों रचनाएं को देखने को मिलती है, लेकिन कम से कम आपको इतनी रचनाएं इनकी याद होनी चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कहा जाता है कि ये सुजानगढ़ चूरू से इनका संबंध मिलता है। कहां से मिलता है? सुजानगढ़ चूरू से इनका संबंध मिलता है। अगर इनकी पुस्तकों की बात कहें तो इनकी पहली पुस्तक है वनफूल। कौन सी है? वनफूल कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना है। और अगर बात करें इनकी, जो आप सभी लोगों की रग रग में कतरे कतरे में बसी हुई है, उसका नाम है पीतल और पाथल। पाथल और पीतल। क्या नाम है? पाथल और पीतल। आप सभी लोग जानते हैं कि पाथल किसे बोला और पीतल इन्होंने किसे संबोधित किया, ये सभी लोग आपको पता है। पीतल तो जैसे कि अभी अपन ने पिछले प्रश्न के अंदर चर्चा की थी, तो पीतल नाम से कविताएं कौन लिख रहे थे? पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। कौन है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी पहली रचना का नाम है वनफूल। ये पीतल और पातल नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी एक जो रचना है, एक कविता है जो आप सभी लोगों के मुख जबानी याद है, उस रचना का नाम है धरती धोरारी। आज तो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे। तो ये किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती धोरारी। धरती धोरारी। इनकी अनेकों रचनाएं देखने को मिलती हैं। आपको कम से कम ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं?
पितामह कहते हैं। राजस्थानी भाषा का पितामह किन्हें कहते हैं? तो राजस्थानी भाषा का पितामह कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया को। इतनी सी बातें आपको इनसे संबंधित याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? क्या प्रश्न है? पद्मावत मूवी आई थी पद्मावत, उस संबंध में आप सभी को याद हो गया होगा कि ये पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत की सभी चीजें आप लोगों ने याद की है, इतना मैं जानता हूं। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पुस्तक जो है पद्मावत, ये 1540 ईस्वी के आसपास लिखी थी। ये किसके संबंध में लिखी है? मेवाड़ का प्रथम शाखा अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 के अंदर। मेवाड़ का शाखा हुआ, मतलब शाखा के अंदर दो चीजें होती हैं। शाखा में दो चीजें होती हैं, क्या होती है? एक जौहर होता है और एक केसरिया होता है। एक क्या होता है? एक जौहर होता है और एक केसरिया होता है। तो ये जौहर किसने किया था? तो ये जौहर क्या था? पद्मावती ने। और ये पद्मावती कौन थी? ये पद्मावती थी रावल रतन सिंह की रावल रतन सिंह की महारानी। रावल रतन सिंह की महारानी का नाम क्या था? पद्मावती। और ये मेवाड़ का क्या कहलाता है? ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। और इस प्रथम शाखा में किन किन के बीच युद्ध हुआ? तो ये रावल रतन सिंह और किन के बीच युद्ध हुआ था? ये एक के बीच युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। और एक के समय राजस्थान की अनेक रियासतों के अंदर पहले शाखे होते हैं, जैसे कि जालौर के अंदर हुआ था, शिवाना के अंदर हुआ था, रणथंभौर के अंदर हुआ था। अनेकों शाखाएं देखने को मिलते हैं, अपन को एक के समय पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। पद्मावती की कहानी मैं आपको नहीं सुनूंगा, क्योंकि आपने वो अच्छे से याद कर रखी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था? कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। तो वो देखना चाहता था कि इतनी कितनी खूबसूरत है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पुस्तक लिखी थी 1540 के अंदर, और ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। बात करते हैं चंद्रशेखर की, राजशेखर की। बात करते हैं राजशेखर की। इनकी एक पुस्तक का नाम है नेमिनाथ फागु। क्या नाम है? नेमिनाथ फागु। इनकी पुस्तक का नाम है नेमिनाथ फागु। और इनकी एक अन्य पुस्तक है जिनको आपको याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है त्रिभुवन दीपक प्रबंध। क्या नाम है? त्रिभुवन दीपक प्रबंध। इतनी सी बातें, ये दोनों पुस्तकें आपको राजशेखर से याद रखनी है। हरिसेन के बारे में कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर प्रयाग प्रशस्ति का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। प्रशस्ति का मतलब होता है कि पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किनके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इतनी सी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ये किनके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे दरबारी कवि? हरिसेन। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने 1540 के अंदर पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ के अंदर यह कहा गया कि मेवाड़ पर जो प्रथम शाखा हुआ था 1303 के अंदर, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की महारानी का नाम था पद्मावती, और पद्मावती ने जौहर किया था, रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था, और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, बात आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और चंद्र बरदाई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात करें विजयदान देथा साहब की, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं राजस्थान
राजस्थान का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, शेक्सपियर। और इनका एक उपनाम है, इन्हें लोग प्यार से बिज्जी बुलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्यार से लोग इन्हें बिज्जी बुलाते हैं। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में नाम आता है त्रिडेराव। क्या नाम आता है? त्रिडेराव, अलेखो हिटलर, अलेखो हिटलर। और कुछ इनकी किताबें हैं जिनके ऊपर राजस्थानी भाषा के अंदर फिल्म बनी हुई है, जैसे कि पहेली, जैसे कि दुविधा। क्या नाम है? पहेली, दुविधा, चरणदास चोर, चरणदास चोर। और इनकी एक और किताब है जिनका नाम है परिणीता। क्या नाम है? परिणीता। ये जो अंतिम मैंने 4 पुस्तकें लिखी, इनके ऊपर राजस्थानी भाषा के अंदर फिल्में बनी हुई है, राजस्थानी भाषा की फिल्में बनी हुई हैं राजस्थानी भाषा में। ठीक है, तो ये 4 फिल्मों के ऊपर, 4 पुस्तकों के ऊपर जिनके ऊपर फिल्म बन रखी है, इनके प्रश्न अपन को एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं। तो इनकी जो किताबें हैं, त्रिडेराव, अलेखो हिटलर, पहेली, दुविधा, चरणदास चोर, परिणीता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। विजयशांत पथिक, इनका जन्म यूपी के अंदर माना जाता है। जब ये राजगढ़ जेल के अंदर नजरबंद कर दिए गए थे, तो वहां से ये बाहर निकले और राजस्थान आ गए। और राजस्थान आकर इन्होंने अपना नाम रखा विजय सिंह पथिक। अगर इनका नाम राजस्थान के अंदर विजय सिंह पथिक था, तो अपन को एग्जाम में पूछता है कि इनका मूल नाम क्या था, यानी कि इनका एक वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसे स्टार मार्क लगा के इस चीज को लिख लेना कि विजय सिंह पथिक का नाम क्या था, तो भूप सिंह। अगर बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, अच्छा विजय सिंह पथिक आपसे पूछ ले कि ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो 2 किसान आंदोलन से इनका संबंध मिलता है। पहला कौन सा? एक तो बिजोलिया और दूसरा बेगू। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, इन्हें कहते हैं कि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंचीड़ा नामक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? पंचीड़ा नामक गीत लिखा। विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न पूछ ले कि वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे कि वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। चंद्रबरदाई, एक अपन पढ़ते हैं चंद्रबरदाई, एक अपन पढ़ते हैं चंद्रबरदाई, तो सही नाम है चंद्रबरदाई। ठीक है, तो सही नाम क्या है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार की एक मूवी आ रखी है, सम्राट पृथ्वीराज। अच्छा, अपन एक पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अपन अक्सर पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज कौन से? क्या पृथ्वीराज सिसोदिया? क्या पृथ्वीराज राठौड़? तो ये पृथ्वीराज मिलते हैं पृथ्वीराज चौहान सम्राट, हिंदू अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा। आपको सम्मिलित करना है हमिरायण, बिरमायण, रघुनाथ रूपक, कीर्तार भावनी, ये किन की रचनाएं हैं आपको बतानी है। तो हमिरायण किसकी रचना है? हमिरायण रचना है भांडव व्यास की। किसकी रचना है? भांडव व्यास की। बिरमायण किसकी रचना है? ये बादर डाडी की। किसके आगे लिख दो? बादर डाडी। रघुनाथ रूपक किसकी है? मंचराम सेवक की। और कीर्तार भावनी है दुर्सा आडा की। किसकी रचना है? दुर्सा आडा की। बादर डाडी के बारे में कहा जाता है कि ये मल्लीनाथ जी के भाई, मल्लीनाथ जी के भतीजे बिरम जी और इनके पुत्र, मल्लीनाथ जी के पुत्र, किनके पुत्र? राम मल्लीनाथ जी पढ़ते हैं अपन, लोक देवता मल्लीनाथ जी, बाड़मेर से संबंधित है। मल्लीनाथ जी, मलानी,
चीजें याद आ रही कि नहीं आ रही, चीजें कनेक्ट हो रही नहीं हो रही। इनके पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम था जगमाल और इनके भतीजे का नाम था बिरमजी। क्या था? इनके भतीजे का नाम था बिरमजी। इन दोनों के युद्ध शौर्य का वर्णन मिलता है। इनके युद्धों का वर्णन अपन को किसमें मिलता है? युद्धों का वर्णन मिलता है अपन को इस बिरमायन के अंदर। किसमें मिलता है? इस बिरमायन के अंदर। पहले इस बिरमायन का नाम बिरमायन नहीं था। इस पुस्तक का पहले नाम था बादर ढाडी की निशानियां। क्या नाम था? पहले इस पुस्तक का नाम आप कह सकते हैं बादर ढाडी की निशानियां। क्या नाम था? बादर ढाडी की निशानियां। अच्छा, अगर इस पहले पुस्तक का नाम पहले बादर ढाडी की निशानियां था तो इसका नाम बिरमायन किसने किया और कब किया? तो कहा जाता है कि बिरमायन, इसका नाम बिरमायन बिरमजी और जगमाल के वीर गाथाओं का उल्लेख मिलता है। इसीलिए राव मानसिंह के समय, किनके समय में? मानसिंह के समय में, मानसिंह के समय में एक बुद्ध जी आसिया थे। बुद्ध जी आसिया ने इनका नाम क्या, नाम बदलकर क्या रख लिया? बिरमायन। तो बादर ढाडी की निशानियां, ये किसकी रचना है? बादर ढाडी की। अच्छा, इसका अब किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं बिरमायन। क्यों? क्योंकि मल्लीनाथ जी के बेटे जगमाल और मल्लीनाथ जी के भतीजे बिरम जी की युद्ध गाथाओं का वर्णन इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है। बादर ढाडी की निशानियां, इस पुस्तक का नाम मानसिंह के समय बुद्ध जी आसिया ने इसका नाम बिरमायन कर दिया था। बात करते हैं हमीरायन की। हमीरायन ये भांडो व्यास के द्वारा लिखित है। और ये हमीरायन कौन से? अपन हमीर दो पढ़ते हैं इतिहास के अंदर। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक हमीरदेव चौहान पढ़ते हैं जो अपने हट के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमीरायन किसकी रचना है? तो ये इन्हीं हमीरदेव चौहान की है। किन की है? हमीर चौहान की, हमीरदेव चौहान की है। हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, ये इन्हीं के बारे में कहा जाता है। ठीक है। और दूसरे हमीर कौन से? राणा हमीर, जिन्हें मेवाड़ का प्रथम उदाहरण कहते हैं। तो उनकी पुस्तक कौन सी है? वो अपन आगे के प्रश्नों के अंदर देखने वाले हैं। अगर बात करें रघुनाथ रूपक की, तो ये कोई प्राचीन काल की, ये कोई मध्यकाल की कोई धार्मिक पुस्तक है। ये कोई मध्यकाल की कोई धार्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक का आपको बस नाम याद रखना है कि रघुनाथ रूपक किसकी पुस्तक है? तो मंचा राम सेवक की। ठीक है। किरतार बावनी किसकी पुस्तक है? तो ये है दुर्सा आडा की। दुर्सा आडा ने, अपन ने शुरुआती के प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि बेली कृष्ण रुक्मिणी, ये पुस्तक किसकी है? बेली कृष्ण रुक्मिणी। इस पुस्तक के बारे में अपन ने तमाम जानकारी देखी थी, लेकिन वहां पे एक जानकारी अपन ने नहीं देखी थी कि इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण, 5वां वेद और 19वां पुराण, ये किसने कहा था? ये कहा था दुर्सा आडा ने। किसने कहा था? ये कहा था दुर्सा आडा ने। क्या कहा था? कि ये जो बेली कृष्ण रुक्मिणी है, जो पृथ्वीराज राठौर के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक को इन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण कहकर इस रचना को इन्होंने सम्मान दिया था। दुर्सा आडा मूल रूप से ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर के समय ये किसके दरबारी विद्वान थे? ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे। और ये किन के विरुद्ध? जो अकबर का मोटा मोटी, अगर देखें उस समय अकबर के समय का सबसे बड़ा अकबर का दुश्मन कौन? तो अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन राणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अकबर का दुश्मन कौन? महाराणा प्रताप। कौन है दुश्मन? महाराणा प्रताप। किसका दुश्मन है महाराणा प्रताप? अकबर का। क्यों? क्योंकि ये अकबर की तमाम नीतियों के बाद साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा। युद्ध के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, जितने भी इनकी जो पॉलिसियां थी वो सब लगा दी, लेकिन महाराणा प्रताप को वो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। तो इसीलिए अकबर का दुश्मन कौन? प्रताप। लेकिन ये दुर्सा आडा है। ये दुर्सा आडा किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। तो ये अकबर के दरबार में होने से इसको किसकी वीर गाथाएं लिखनी चाहिए थी? अकबर की लिखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस राजा के दरबार में हैं, आप उन्हीं की
बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे। लेकिन दुर्सा अड्डा की हिम्मत को देखिए, ये रहते थे अकबर के दरबार में, लेकिन ये हमेशा किसकी वीर गाथाओं के बारे में लिखते थे? ये महाराणा प्रताप को हमेशा वीर बोलते थे, ये महाराणा प्रताप को हमेशा बड़ा बताते थे, और इन्होंने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का अकबर के दरबार में इन्होंने लिखा है। और इनकी एक और पुस्तक है दुर्सा अड्डा की, जिनका नाम क्या है? विरुद्ध छतरी। क्या नाम है? विरुद्ध छतरी। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने महाराणा प्रताप के वीर गाथाओं का वर्णन किया। क्या नाम है? विरुद्ध छतरी। ठीक है, इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनेगा? निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? क्या नाम है? पहेली। अच्छा, ये अपन ने इसकी चर्चा अपन ने पहले के प्रश्न के अंदर कर चुके हैं, और इसका निर्माता कौन है ये आपको याद रखना है, अमोल पालेकर। ये पहेली अभी अपन ने एक पुस्तक, 2-4 पुस्तकें पढ़ी थी। एक पहेली, दूसरी एक पढ़ी थी पहेली, एक पढ़ी थी परिणीता, एक पढ़ी थी अपन ने चरणदास चोर। कौन सी पढ़ी थी? चरणदास चोर। और अपन ने क्या पढ़ा था? और अपन ने पढ़ा था दुविधा। ये 4 पुस्तकें अपने पिछले वाले प्रश्न के अंदर इनके बारे में बात की थी कि इनके ऊपर राजस्थानी भाषा के अंदर फिल्म बन चुकी है। तो ये किनकी पुस्तक है? ये पुस्तक है विजयदान देता की, जिन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। और इन्हें विजयदान को बिज्जी नाम से भी अपन बुलाते हैं कि बिज्जी। ठीक है, और इस फिल्म का निर्माता कौन है? तो इस फिल्म का निर्माता है अमोल पालेकर। कन्हैयालाल सेठे के बारे में अपन पिछले के प्रश्न के अंदर इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन्हें राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थानी भाषा का पितामह कहते हैं। इनकी पुस्तकों की अगर बात करें तो इनकी पुस्तकों में आती हैं धरती धोरारी, पीतल और पाथल। इसमें पीतल कौन है और पातल कौन है? पीतल तो है पृथ्वीराज राठौड़, और पातल है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अगर और इनकी पुस्तकों की बातें करें तो एक धरती धोरा की हो गई, पीतल और पाथल हो गई। इनकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है वनफूल। और अगर इनकी बात करें तो अरे गासरी रोटी जद बन बिलाड़ो ले भागो, इनकी कुछ अमर रचनाएं अपन को देखने को मिलती हैं। विजयदान देता के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में फ्रांस की एक कवयित्री है फ्रांसेस क्राफ्ट। क्या नाम है? फ्रांसेस क्राफ्ट, जिन्होंने इनके बारे में इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, फ्रॉम पर्दा टू दी पीपल, कि पर्दे से लोगों के बीच में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का सफर कैसा रहा। क्यों? कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ये मूल रूप से राजघराने की हैं। राजघराने के अंदर अपन देखते हैं कि ये पर्दे में रहती हैं, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है। लेकिन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पर्दा से कहा आई लोगों के बीच में। कैसे? कुछ इनका राजनीति के अंदर भी थी, और ये इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। राजनीति के अंदर ये राजस्थान विधानसभा की एक बार सदस्य रह चुकी है, और ये राजस्थान विधानसभा की एक बार सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, और ये राजस्थान कांग्रेस समिति की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तकों के अंदर नाम आता है अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों के अंदर आती है मांझल रात। क्या आती है? मांझल रात, कैरे चकवा बात, गिर ऊंचा गढ़, इनकी अनेक रचनाएं देखने को मिलती हैं। गिर ऊंचा गढ़, हुकारो दोसा, इनकी पुस्तक और आती है गजबन, पानी ने चाली वो वाली नहीं है ना, गजबन। इनकी अनेक रचनाएं अपन को देखने को मिलती हैं। अगर बात करें मनोहर प्रभाकर की,
तो मनोहर प्रभाकर के बारे में जिस प्रकार अपन को राजस्थान का साहित्य डिफिकल्ट लगता है, जिस प्रकार अपन को राजस्थान का साहित्य डिफिकल्ट लगता है, इनको भी बड़ा क्रिटिकल लगा, इनको भी बड़ा क्रिटिकल लगा। ठीक है, जिस प्रकार अपन को राजस्थान का साहित्य क्रिटिकल लगता है, इनको भी उसी प्रकार इनको क्रिटिकल लगा कि मैं से राजस्थान का साहित्य याद नहीं होता, उसी प्रकार इनको भी राजस्थान का साहित्य याद नहीं हुआ। द क्रिटिकल स्टडी ऑफ राजस्थान, क्या लिखा इन्होंने, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ राजस्थान कल्चर, राजस्थान लिटरेचर, सॉरी राजस्थान लिटरेचर। ठीक है, इनकी और पुस्तक की बात करें, इन्होंने लिखा द रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम। क्या लिखा इन्होंने, द रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम, कि फ्रीडम का, प्रेस का क्या रोल था आजादी के, आजाद भारत को आजादी दिलाने में। और अगर इनकी एक और पुस्तक की बात करें तो इनकी थी, ये पुस्तक का नाम था द कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इनकी 3 पुस्तकों का नाम आपको विशेष तौर से याद रखना है। द क्रिटिकल स्टडी ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, जिस प्रकार अपन को राजस्थान का लिटरेचर याद करने में क्रिटिकल लगता है, उसी प्रकार मनोहर प्रभाकर साहब को भी इनकी साहित्य को याद करना मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने एक अपनी पुस्तक ही लिख दी, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम था द कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्यमल मिश्रण और कन्हैयालाल सेठिया, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं आपको विशेष तौर से याद करनी है, विशेष तौर से याद करनी है। स्टार मार्क लगा के आपको इनकी एक एक किताब का नाम मुख पर याद होना चाहिए। तो सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है, या तो आप बता दो कि इनकी कौन कौन सी है, और या फिर बता दो कि इनकी ये वाली नहीं है। बस सिंपल सा सवाल। वंश भास्कर किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। बलवंत विलास किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की है। वीर सतसाई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की है। और धरती धोरा किसकी रचना है, तो धरती धोरा की जो रचना है ये है अपन ने, जैसा कि अभी प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। ये किसकी रचना पढ़ रहे हैं अपन, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं किनकी है, सूर्यमल मिश्रण साहब की है। जितनी भी दूसरी रचनाएं आपको मिले उन सबको याद करना है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपको इनका थोड़ा सा बेसिक भी देखना है कि इनका संबंध कहां से मिलता है, और ये किसके समय में राज दरबारी विद्वान थे। तो ये बूंदी के राम सिंह फर्स्ट के समय, राम सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। किनके दरबारी विद्वान थे, राम सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैंने लिखा, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। आपको बतानी है कि कन्हैयालाल सेठिया साहब की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, आपको बताना है। वनफूल किसकी रचना है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि वनफूल कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना है। किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना है। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने। पाथल किनको कहा, पाथल इन्होंने कहा प्रताप को, महाराणा प्रताप को इन्होंने पातल कहा। और पीतल इन्होंने किसको कहा, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ कौन सी, वही जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मिणी की ख्यात लिखी थी। बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ किनके पुत्र थे, ये बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल वही जिनकी अपन ने शुरुआती क्लास के अंदर चर्चा की थी कि इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर मुगल दरबार में इन्होंने सेवा के लिए वहां पे भेजा था। पृथ्वीराज राठौड़ की और अन्य पुस्तकों की बात करें तो गंगा लहरी, कल्लाराय मल्होत्री, कुंडलिया जैसी अपने पुस्तकों के नाम देखे थे। लील टांस किसकी रचना है, तो लील टांस रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। पातल और पितली किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की। और वनफूल किसकी रचना है, वनफूल रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। तो ये वीर विनोद, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि वीर विनोद किसकी रचना है, ये श्यामल दास की रचना है। श्यामल दास की रचना है।
जिसके अंदर अपन ने देखा था कि इसमें कहा गया कि मेवाड़ के राणा कुंभा, मेवाड़ के राणा कुंभा, मेवाड़ के राणा कुंभा ने मेवाड़ के दुर्ग, अगर छोटे मोटे टोटल दुर्ग देखें तो कितने दुर्ग मिलते हैं? 84 गढ़ मिलते हैं। 84 में से इस वीर विनोद के अकॉर्डिंग 32 दुर्गों का निर्माता किसे का? तो 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को का। इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।